नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पश्चिम एशिया में टकराव और शांति की कोशिशें दोनों ही जारी हैं। एक तरफ ईरान का दावा है कि उसने एक अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया है, वहीं दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि अमेरिका और ईरान 60 दिनों तक युद्ध विराम बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। मौजूदा हालात में पश्चिम एशिया में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। पिछले 72 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच लगातार झड़प की खबरें आ रही हैं। अमेरिका का कहना है कि इसका समझौते पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई के तेवर कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। ऐसे में अमेरिका में भी इस संघर्ष को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप के लिए चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। खासतौर पर जिस तरह ये खबर सामने आई कि ईरान ने मार गिराया अमेरिकी जेट, उसके बाद अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पश्चिम एशिया की मौजूदा हालात पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पूरे गजा पर कब्जे की तैयारी में इजरायल। पीएम नेतन्याहू ने सेना को दिया कड़ा निर्देश। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायली सेना को किया ब्लैकलिस्ट। चीन ने बढ़ाई अमेरिका की चिंता। अपने परमाणु मिसाइल साइटों के पास बना रहा लॉन्च पैड। नेटो में बढ़ती दरार के बीच स्पेन के साथ भी बड़े समझौते की तैयारी। काबुल के साथ जारी तनाव के बीच पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। अफगानिस्तान को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देगा रूस। तालिबान के साथ की बड़ी डिफेंस डील। अमेरिका की भी बड़ी चिंता। और चलते चलते में देखेंगे प्रशांत महासागर में मिला एलियन जैसा नीला ऑक्टोपस। 10 साल की मेहनत के बाद खुला राज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से होगी मुलाकात। इजरायल को मान्यता देने को लेकर दोनों देशों में जारी तनाव के बीच हो रहा दौरा। पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करेगा चीन। चीनी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। पाकिस्तान को बताया आयरन ब्रदर, एक दूसरे पर भरोसे की कही बात। नेपाल के पीएम बालेन शाह का ऐतिहासिक कदम। राजदूतों की नियुक्ति के लिए मांगे आवेदन। भारत समेत 17 देशों में खाली हैं पद। मेक्सिको की निचली संसद का बड़ा फैसला। विदेशी हस्तक्षेप के कारण चुनाव परिणामों को रद्द करने के लिए वैधानिक संशोधन को दी मंजूरी। बदलाव से चुनावी प्रक्रिया में भरोसा कमजोर होने का बढ़ा खतरा। तो पश्चिम एशिया के हालात पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। सबकी कोशिश और मांग यही है कि अमेरिका और ईरान में दोबारा जंग न छिड़े, क्योंकि इससे पहले जो जंग हुई उसका नतीजा आज भी पूरी दुनिया भुगत रही है। अर्थशास्त्रियों की तरफ से वैश्विक आर्थिक मंदी की चेतावनियां दी जा रही हैं। इस बीच अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया है कि अमेरिका और ईरान में युद्ध विराम को लेकर सहमति बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों ने युद्ध विराम बढ़ाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने के लिए 60 दिनों के समझौता ज्ञापन पर सहमति बना ली है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक अपनी अंतिम मंजूरी नहीं दी है। ईरान ने भी अभी तक अपनी स्वीकृति की पुष्टि नहीं की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने समझौते पर फैसला लेने के लिए कुछ दिन का वक्त मांगा है, लेकिन हर बीतते दिन के साथ जिस तरह अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बातचीत होगी या नहीं, इस पर संशय भी गहराता जा रहा है। और ये सवाल और मजबूत तब हो गए जब अमेरिकी मीडिया के इस दावे को ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने खारिज कर दिया। उसने इस बात से इनकार किया है कि कोई समझौते का मसौदा अंतिम रूप ले चुका है और मंजूरी का इंतजार कर रहा है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर किसी समझौते का मसौदा पक्का होता है तो उसे पाकिस्तानी मध्यस्थों के साथ साझा किया जाएगा और फिर उसकी घोषणा की जाएगी। यानी अमेरिका कहीं ना कहीं समझौते को लेकर सकारात्मक नजरिया दिखा रहा है, लेकिन यह भी तय है कि बातचीत तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक अमेरिका ईरान की पहली शर्त नहीं मानेगा। आप जानते हैं कि ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका को पहले उसकी जब्त की गई संपत्ति यानी फ्रीज्ड एसेट्स को छोड़ना होगा, तभी युद्ध विराम पर बातचीत आगे बढ़ेगी। और परमाणु हथियार, समृद्ध यूरेनियम, हॉर्मूज पर कंट्रोल को लेकर भी दोनों पक्ष जिस तरह अपनी अपनी डिमांड पर अड़े हुए हैं, ऐसे में इस बातचीत के सफल होने में अभी भी कई चुनौतियां साफ दिखाई दे रही हैं। इन सब के बीच ईरान के एक दावे ने खलबली मचा दी। दरअसल ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया है कि 29 मई को तड़के बुशहर प्रांत के जम इलाके में दुश्मन के एक विमान को रोका गया और उसे नीचे गिरा दिया गया। ईरानी हवाई रक्षा प्रणालियों ने विमान को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज किया है, लेकिन इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है।
अब न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने ईरान पर जारी युद्ध की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आज से 3 महीने पहले एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसके लिए किसी ने वोट नहीं दिया था और इसकी कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ी जिनका इसमें कोई दखल नहीं था। हजारों नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। 13 अमेरिकी सैनिक कभी अपने परिवारों के पास घर नहीं लौटेंगे। इस देश और हमारे शहर भर के अमेरिकियों के बजट पर एक ऐसे संघर्ष का दबाव पड़ा है जो कांग्रेस के एक भी वोट के बिना शुरू हुआ है। मैंने पहले दिन से ही इस युद्ध का विरोध किया, मैं अब भी इसका विरोध करता हूं। इसे खत्म होना ही चाहिए। यानी ट्रंप अपने ही देश में बुरी तरह घिरे हुए हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या वो दबाव में ईरान की शर्तें मानने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या ईरान और अमेरिका में समझौता हो पाएगा? यह आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे गजा पर कब्जे की तैयारी में इजराइल की। तो वैसे तो 10 अक्टूबर 2025 को गजा में युद्ध विराम का ऐलान किया गया था, लेकिन इजराइल कहां किसी युद्ध विराम को मानता है। चाहे वो लेबनान हो या फिर गजा, दोनों ही जगह इजरायली सेना बार बार युद्ध विराम तोड़ रही है। उनका कहना है कि ये हमले हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं क्योंकि उनकी मौजूदगी क्षेत्र के लिए खतरा है। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक संघर्ष विराम लागू होने के बाद भी इजरायली हमलों में अब तक करीब 900 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। हाल ही में इजराइल ने हमास के 2 कमांडरों को भी मार दिया। 11 दिनों के अंदर हमास के चीफ इज अल दीन अल हद्दाद और उनके बाद कमांडर बनाए गए मोहम्मद ओदेह दोनों को ही मार गिराया, जिसके बाद से ही गजा में भी हालात बेहद तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। और अब इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू ने नया फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने अपनी सेना को गजा के और हिस्सों पर कब्जा करने का निर्देश दिया है। जी हां, नेतन्याहू ने कहा है कि हम पहले 50% इलाके में थे, अब 60% तक पहुंच चुके हैं। मेरा निर्देश है कि अब चरणबद्ध तरीके से 70% तक बढ़ा जाए। इससे साफ है कि नेतन्याहू पूरे ही गजा पर कब्जा जमाना चाहते हैं। यानी इजराइल, जिसका 1947 तक दुनिया के नक्शे में कोई अस्तित्व ही नहीं था, पहले फलस्तीन को विभाजित करके वो एक यहूदी राष्ट्र बना और अब वो फलस्तीन का ही अस्तित्व मिटाने की कोशिशों में जुट गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर इजराइल 70% गजा पर कब्जा कर लेता है तो करीब 20 लाख फलस्तीनियों को और छोटे इलाके में रहना पड़ेगा। उधर वेस्ट बैंक में भी इजराइल अपनी कॉलोनी बढ़ा रहा है। लेबनान के भी बड़े हिस्से पर उसने कब्जा कर लिया है। ऐसे में इजराइल की ये बढ़ती आक्रामकता, इसे लेकर पूरी दुनिया ही टेंशन में है, क्योंकि गजा में जिस तरह इजराइल ने अब तक हमले किए हैं उसके बाद वहां का जनजीवन पूरी तरह तबाह हो चुका है। ना कोई अस्पताल बचा है, ना ही खाने पीने का सामान मिल पा रहा है। गजा युद्ध को लेकर इजराइल पर युद्ध अपराध के भी आरोप लगे हैं और अब संयुक्त राष्ट्र की तरफ से उसके खिलाफ बड़ा एक्शन भी ले लिया गया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक रिपोर्ट, जो दुनिया भर के संघर्ष क्षेत्रों में शारीरिक शोषण और हिंसा के मामलों को दर्ज करती है, इसमें पहली बार इजरायली सुरक्षा बलों को शामिल किया गया है। 35 पन्नों की रिपोर्ट में दुनिया भर के 12 देशों के 77 सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में ऐसे मामलों में 2024 की तुलना में काफी बढ़ोतरी हुई। रिपोर्ट में फलस्तीनी बंदियों के साथ हुए दुर्व्यवहार का भी जिक्र किया गया है। हालांकि इजराइल ने इन आरोपों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि हम इस संयुक्त राष्ट्र महासचिव से तंग आ चुके हैं। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में संयुक्त राष्ट्र इजराइल और कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों में हिरासत में लिए गए फलस्तीनियों के खिलाफ शारीरिक शोषण और हिंसा के पैटर्न का दस्तावेजीकरण करने में सक्षम था। गजा और वेस्ट बैंक के 14 पुरुषों, 7 महिलाओं, 9 लड़कों और 1 लड़की के खिलाफ शारीरिक शोषण के मामलों की पुष्टि की गई। 13 मामले 2025 में और 18 मामले 2023 और 2024 में हुए। इस रिपोर्ट में कम से कम 9 पीड़ितों का जिक्र है, जिनमें ज्यादातर गजा के लोग थे। आरोप है कि इजरायली सेना, जल सेवा, विशेष बलों और पुलिस इकाइयों के कर्मियों ने उनका शारीरिक रूप से शोषण या सामूहिक शोषण किया। यह रिपोर्ट गजा के मौजूदा हालात और इजरायल के अत्याचार की एक खौफनाक तस्वीर पेश करती है। लेकिन क्या इसके बाद इजरायल के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या गजा के लोगों को न्याय मिल पाएगा? आज भी यह सवाल बरकरार है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चीन की। तो चीन और अमेरिका के बीच इस वक्त टकराव के हालात बने हुए हैं और ये टकराव जंग का रूप भी ले सकता है, खासतौर पर ताइवान के मुद्दे पर, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ताइवान पर कब्जे के लिए कभी भी चीन जंग छेड़ सकता है और इस जंग में उसका अमेरिका से भी सामना हो सकता है। इसी को लेकर अब चीन अपनी सेकेंड स्ट्राइक क्षमता यानी हमला झेलने के बाद पलटवार करने की ताकत को मजबूत करने में जुटा हुआ है।
खासतौर पर परमाणु हमले को लेकर। और इसका खुलासा हुआ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए, जिसमें दिखाई दे रहा है कि चीन अपने उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों, खासतौर पर शिनजियांग प्रांत में हामी न्यूक्लियर मिसाइल साइटों के पास 80 से ज्यादा नए लॉन्च पैड और सैन्य बंकरों का निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में हामी और ह्यूमन क्षेत्रों में सैकड़ों भूमिगत मिसाइलों के साथ साथ मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों और एयर डिफेंस बैटरियों के लिए 80 से ज्यादा कंक्रीट पैड देखे गए हैं। वैसे चीन की तरफ से यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि वो किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन उस पर अगर परमाणु हमला होता है तब वो पलटवार जरूर करेगा और इसके लिए ही उसकी तरफ से ये तैयारियां की जा रही हैं। चीन की इन तैयारियों से अमेरिका में जबरदस्त खौफ का माहौल दिखाई दे रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में ही कहा गया है कि चीन तेजी से परमाणु हथियारों का निर्माण भी कर रहा है। इस वक्त चीन के पास 600 से ज्यादा परमाणु बम है और वो हर साल 100 परमाणु बमों का निर्माण कर रहा है। अमेरिका की तरफ से यहां तक दावा किया जा रहा है कि 2030 तक चीन के पास 1000 परमाणु हथियार हो सकते हैं। अमेरिका चीन से किस कदर डरा हुआ है, ये ट्रंप के चीन दौरे पर ही दिखाई दिया था, जब अमेरिकी अधिकारी चीन से कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस लेकर वापस नहीं आए थे। जो मोबाइल, लैपटॉप या दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल अमेरिकी अधिकारियों ने चीन में किया था, उन्हें चीन में ही नष्ट कर दिया गया। और अब स्पेन से भी अमेरिका की ठंती दिखाई दे रही है, क्योंकि स्पेन में चीन का निवेश तेजी से बढ़ रहा है और अब उसकी मौजूदगी स्पेन के सुरक्षा क्षेत्र में भी दिखाई देने लगी है, जिसके बाद स्पेन में अमेरिका के राजदूत बेंजामिन लियोन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि स्पेन को टेलीकम्युनिकेशन, डेटा मैनेजमेंट और रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में चीन को शामिल नहीं करना चाहिए। ग्रीक मीडिया टोविमा ने दावा किया है कि चीनी कंपनी हुआवे के साथ काम करने वाली कंपनियों को स्पेन ने कई कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, जिसे अमेरिकी सुरक्षा पर खतरा माना जा रहा है। जिसके बाद अमेरिका ने स्पेन से अपने लड़ाकू विमान हटाने की तैयारी भी शुरू कर दी। अमेरिका स्पेन में तैनात 1 दर्जन बकेसी 135 टैंकर एयरक्राफ्ट वापस बुला चुका है और अब दोनों ही देशों में इसे लेकर तनाव भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका को लगे बड़े झटके की। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच बीते काफी वक्त से तनाव बना हुआ है। दोनों ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर चुके हैं और अब अफगानिस्तान का पलड़ा और भारी होता दिखाई दे रहा है। वो पहले से और ज्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान को अब रूस का साथ मिल गया है, जिसने पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही देशों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल पाकिस्तान पहले से ही भारत पर अफगानिस्तान के साथ मिलकर उसके खिलाफ काम करने के आरोप लगा रहा था और पाकिस्तान को अब एक और बड़ा झटका लगा है। रूस के एक कदम ने अमेरिका और पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया है। दरअसल रूस ने तालिबान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने का समझौता किया है। मॉस्को में आयोजित इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में इस समझौते को मंजूरी दी गई। कार्यक्रम में तालिबान के रक्षा मंत्री और संगठन के वरिष्ठ नेता मोहम्मद याकूब भी मौजूद थे। हालांकि अभी तक दोनों ही पक्षों ने समझौते की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन इस कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या रूस इस डील के बाद अफगानिस्तान को मिग या सुखोई फाइटर जेट दे सकता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान के रक्षा मंत्री ने रूस से आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मांगा है। इसके बाद अटकलें लग रही हैं कि क्या S-400 या पैंट्सिर एयर डिफेंस सिस्टम भी अफगानिस्तान को मिलेगा। अगर पाकिस्तान को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे जमीनी हथियार मिल जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे रूस के इस कदम से मुश्किलें अमेरिका की भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के बगराम एयरपोर्ट पर कब्जा करना चाहते हैं, ताकि अमेरिका चीन की सैन्य और परमाणु गतिविधियों पर करीब से नजर रख सके। क्योंकि बगराम एयरबेस चीन के परमाणु हथियार बनाने वाले ठिकानों से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। ऐसे में बगराम एयरबेस पर नियंत्रण पाने के लिए अमेरिका की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अब रूस अफगानिस्तान की अगर मदद करता है तो अमेरिका के लिए अफगानिस्तान पर दबाव बनाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे एक ऐसे समुद्री जीव की जिसके बारे में हमें इससे पहले पता ही नहीं था। दरअसल वैज्ञानिकों को प्रशांत महासागर की गहराइयों में एक ऐसा अनोखा जीव मिला है जिसे देखकर आपको किसी कार्टून कैरेक्टर की याद आ जाएगी। जी हाँ, गैलापागोस द्वीपों के पास जहां बिल्कुल घुप अंधेरा रहता है, वहां वैज्ञानिकों ने पानी के अंदर एक रोबोटिक कैमरा भेजा। लगभग 1800 मीटर की गहराई में इस रोबोट की नजर एक नीले जीव पर पड़ी। यह सिर्फ 5 सेंटीमीटर लंबा ऑक्टोपस था।
वैज्ञानिकों ने इस ऑक्टोपस को पानी से निकाला और लैब लेकर आ गए। इसकी जांच के लिए वैज्ञानिकों ने कोई चीर-फाड़ नहीं की। इसके बजाय अस्पताल में होने वाले सीटी स्कैन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इससे जीव को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके शरीर के अंदर की पूरी जानकारी हासिल कर ली गई और जांच में पता चला कि ये ऑक्टोपस की बिल्कुल नई प्रजाति है, यानी धरती पर आज तक इस प्रजाति का ऑक्टोपस नहीं पाया गया है। इसका नाम माइक्रोएलिडोन गालापेजेंसिस रखा गया है। चमकीला नीला रंग गहरे समंदर के अंदर भी अलग से दिखाई देता है। इसका शरीर बहुत ही नर्म और बहुत ही लचीला है, जो इसे दुश्मनों से छिपने में मदद करता है। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया के 80% से ज्यादा समंदर को आज तक इंसानों ने देखा ही नहीं है। वहां न जाने ऐसे कितने अनोखे जीव रहते होंगे। ये गैलापागोस द्वीप वही ऐतिहासिक जगह है जहां कभी महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने रिसर्च करके दुनिया को बताया था कि जीव कैसे बदलते और विकसित होते हैं। वैसे तो ये ऑक्टोपस साल 2015 में ही कैमरे में कैद हुआ था, लेकिन इस छोटे से जीव को पूरी तरह समझने और साबित करने में वैज्ञानिकों को कई साल लग गए। ये खोज हमें बताती है कि समंदर की दुनिया में आज भी कितना कुछ ऐसा छिपा हुआ है, लेकिन साथ ही ये एक चेतावनी भी है कि बढ़ते प्रदूषण और इंसानी दखल के कारण हमें इन अनजान जीवों को बचाने की सख्त जरूरत है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।